हेलो एवरीवन, CS काजल खेटवानी दिस साइड फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशंस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारा ईशिप क्लास 12th का चैप्टर 2 विच वाज एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था जो पार्ट 1 है वो हमारे क्लास 11th के BST से काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है। हमने वहाँ पर पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही हमको यहाँ पर उसका पार्ट A था। पार्ट B जो चैप्टर के नाम से काफ़ी रिलेट करता है, रिजेंबल करता है, विच इज़ बिजनेस प्लान या फिर एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हमको स्टार्ट करना है बेसिकली पार्ट B से। इस पूरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिर्फ पार्ट B की। स्टार्ट करेंगे हम हमारे पहले टॉपिक से, विच इज़ बिजनेस प्लान। आप खुद ही सोचिए प्लान क्या होता है। प्लान बेसिकली किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं जो भी डिसाइड करती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, जो भी मैंने डूज एंड डोंट्स डिसाइड किए होंगे या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिसाइड किया होगा, वो होता है मेरा प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या होगा? बिजनेस को लेकर मैंने जो भी चीज़ें प्लान आउट की होगी कि मेरा बिजनेस कैसा होगा, मैं क्या करने वाली हूँ, वो चीज़ों को अगर मैं लिख कर रखती हूँ कॉम्प्रहेंसिवली, सारी चीज़ें उसमें मैं लिखती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? एक बिजनेस प्लान। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The business plan is a comprehensively written down document prepared by the entrepreneur. Generally इसको कौन ही बनाएगा? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? वो पर्सन जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जिसने बिजनेस का आइडिया कंसीव किया है। ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग वही पर्सन करेगा जिसका कि आइडिया है। सेकेंड, इट इज़ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड फीजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट की बातें हवा में है या कुछ प्रैक्टिकल भी है, रिलायबल बातें हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें मुझे किससे पता चलेगी? हमारे बिजनेस प्लान से पता चलेगी। इसके बाद हमारे पास है एंटरप्रेन्योर शुड राइट बिजनेस प्लान एंड शेल कवर सब प्लान्स फ्रॉम डाइवर्स एवेन्यूज ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि उसके बिजनेस प्लान में सारी चीज़ें हो। दूसरी चीज़, उसको लिख कर रखना चाहिए ताकि कुछ भी चेंजेस हो तो उसके पास नोटेड हो कि मैंने पहले क्या सोचा था और अब मैं क्या फाइनल कर रहा हूँ। बिजनेस प्लान में उसको सारे फैक्टर्स कवर करने, मतलब अगर हम बात करें मार्केटिंग को लेकर तो मार्केटिंग के, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन, लीगल, ये सारी चीज़ें मेरे बिजनेस प्लान में कवर्ड होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्लान्स को स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एंटरप्रेन्योर बनाता है विद द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स फ्रॉम द डाइवर्सिफाइड फील्ड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर को मार्केटिंग के बारे में भी नॉलेज हो। एंटरप्रेन्योर जो है ज़रूरी नहीं है उसको मार्केटिंग का नॉलेज हो, फाइनेंस का नॉलेज हो, ऑपरेशंस का हो सकता है कुछ चीज़ों का, हो सकता है कुछ चीज़ों का ना हो, तो उसको यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है बिजनेस प्लान्स आर डिसीजन मेकिंग टूल्स। कैसे बिजनेस प्लान्स डिसीजन मेकिंग टूल्स हैं? सबसे पहले ये डिस्क्राइब करता है सारे नेसेसरी इनपुट्स। सारे नेसेसरी इनपुट्स मतलब जो भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड मेरे बिजनेस के लिए, वो मुझे कहाँ मिलने वाली है? मेरे बिजनेस प्लान में मिलने वाली है। सेकेंडली, एक्सप्लेनिंग द मोड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मेरे रिसोर्सेज हैं और मैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करने वाला हूँ, वो सब मुझे कहाँ पर मिलने वाला है? मेरे बिजनेस प्लान में मिलने वाला है। मेरी स्ट्रैटेजीज की डिटेल्स, मैं स्ट्रैटेजी क्या बनाई है और वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, ये सब भी कहाँ लिखा होगा? मेरे बिजनेस प्लान में लिखा होगा। आउटलाइनिंग डिजायर्ड गोल्स, मिशंस एंड विजन्स। जो भी मैंने सोचा है मेरे बिजनेस को लेकर कि मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ देखता हूँ, या मैंने क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सोची है मेरी ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो सब मेरे बिजनेस प्लान में ही लिखी होगी। नेक्स्ट मेरे पास है असेसिंग मार्केट सेंसिटिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वेंचर। मतलब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा मेरे बिजनेस प्लान में, ये सब मुझे ऑलरेडी लिखना पड़ेगा कि मेरी मार्केट सेंसिटिविटी क्या है, मार्केट में मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है नहीं है, मार्केट कितना सेंसिटिव रहेगा मेरे प्राइजेस को लेकर या प्रोडक्ट को लेकर, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेरे वेंचर की क्या होने वाली है। ये सब मैं कहाँ लिखने वाला हूँ? बिजनेस प्लान में लिखने वाला हूँ। इसीलिए बिजनेस प्लान को क्या बोला गया है? डिसीजन मेकिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिजनेस प्लान लिखेगा कौन? ऊपर ही मैंने इसका जवाब आपको दे दिया था। जनरली एंटरप्रेन्योर खुद बिजनेस प्लान लिखेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर को हर चीज़ का नॉलेज हो। इसीलिए वो क्या कर सकता है? कंसल्टेशन ले सकता है, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता है, किसी से पूछ सकता है, राय ले सकता है। वो किससे पूछेगा? ऑब्वियस सी बात है, मार्केटिंग के लिए किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट के पास जाएगा, फाइनेंस के लिए CA/CS लॉयर्स के पास जाएगा, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल कंप्लायंस और IPR स्पेसिफिक एक्सपर्ट के पास वो जाएगा। किसके लिए? इन सब की एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। तो जनरली एंटरप्रेन्योर इन कंसल्टेशन विथ प्रोफेशनल्स राइट द बिजनेस प्लान। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंस बिजनेस प्लान की, कि मैं बिजनेस प्लान बनाऊँ ही क्यों, मैं डायरेक्टली अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट क्यों ना कर लूँ। जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस प्लान रिटन फॉर्म में होना चाहिए, तो वो क्यों होना चाहिए? रिटन फॉर्म में या बिजनेस प्लान के होने का मतलब ही क्या है?
हमारे पास है इम्पोर्टेंस। सबसे पहले वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है क्या मेरा बिजनेस सस्टेन कर पाएगा, वायबल है, लायक है। तो मुझे अपने बिजनेस प्लान के थ्रू पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस लायक है या नहीं है, क्योंकि जब मैं उसको लिखूंगी तो मुझे उसके प्रॉज एंड कॉन्स बेसिकली पता चलने वाले हैं। नेक्स्ट मेरे पास है डिफाइंस एन एंटरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिव, मतलब एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है, उसका नज़रिया क्या है चीज़ों को लेकर, वो मुझे किससे पता चलेगा, बिजनेस प्लान से पता चलेगा। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि आप जो चीज़ बोलते हैं वो समझ में नहीं आती, बट आपने लिखी हुई है तो उसको जो भी पढ़ने वाला है वो एक न्यूट्रल एंगल से देखता है। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पफुल इन गेटिंग फाइनेंशियल एड। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, वी ऑल नो दैट। तो पैसा लेने के लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है किसकी, बिजनेस प्लान की। आपने शार्क टैंक में देखा होगा, लोग अपनी पिच रेडी करके आते हैं, स्क्रिप्ट रेडी करके आते हैं, वो पहले अपना जो भी है वो बताते हैं, उसके बाद शार्क जवाब देते हैं इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो उनको एक प्लान बताना पड़ता है, उनके पास भी वो सारी चीज़ें रिटर्न में होती है कि मैंने क्या एस्टिमेट किया है, मेरी कॉस्ट क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगा, जो भी एटसेट्रा डिटेल्स हैं, इसीलिए प्लान का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इलस्ट्रेट्स द स्ट्रेटजी इन ऑपरेशंस। हमारे बिजनेस में हमारी क्या स्ट्रेटजीज होने वाली है और हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, ये भी प्लान में लिखा होगा। इट रिजॉल्व्स द कंसर्न्स एंड क्वेरीज, किसी को कुछ क्वेश्चंस है, FAQs है, तो मेरे बिजनेस प्लान में उसके सारे आंसर्स होने वाले हैं। प्रोवाइड्स नेविगेशन का मतलब रास्ता, एक तरीके से मैप में होता है ना नेविगेशन, वैसे ही मुझे रास्ता दिखाने का काम कौन करता है, मेरा बिजनेस प्लान करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है मेरे बिजनेस प्लान की कि मेरा बिजनेस प्लान मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। इसको आप सिर्फ रीड कर लीजिए, एज सच आपके सिलेबस में नहीं है। 4 C's ऑफ क्रेडिट आर कैरेक्टर, कैश फ्लो, कोलैटरल एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक्रोनियम करके हाईलाइट किया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों को, आप अपनी बुक में या नोट्स में जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मार्क कर लीजिएगा। सेकेंड मेरे पास है फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो फॉर्मेट्स के अंदर जो होते हैं ना, वो 4 टाइप के बेसिक मेरे फॉर्मेट्स है बिजनेस प्लान के। मेरा जो बिजनेस प्लान है वो मैं 4 तरीके से बना सकती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच सबसे छोटा फॉर्म ऑफ एक तरीके से बिजनेस प्लान है। इसमें मैं 3 to 5 मिनट्स की समरी लिखती हूँ, जिसमें मेरे मिशन, विजन, प्लान और एम के बारे में मैं बात करती हूँ। मतलब अगर मुझे किसी से पैसा चाहिए तो उसको अगर मुझे ब्रीफली अपने बिजनेस के बारे में बताना है तो वो क्या हो जाएगा, एलिवेटर पिच। याद रखिएगा 3 to 5 मिनट समरी है। नेक्स्ट मेरे पास है पिच डेक। पिच डेक बेसिकली एक ऐसा माना जाता है कि एक स्लाइड शो काइंड ऑफ है कि मैं अगर अब किसी का अटेंशन ट्रिगर करना चाहती हूँ, मैं कम्युनिकेशन ट्रिगर करना चाहती हूँ, तो उस टाइम पे मैं पिच डेक का यूज़ कर सकती हूँ। मैं उसको शो करूँगी मेरे बिजनेस के बारे में वाया स्लाइड शो। तो इसमें बेसिकली हमारा जो पॉइंट होता है वो डिस्कशन को ट्रिगर करने का होता है, कम्युनिकेशन को ट्रिगर करने का होता है। नेक्स्ट मेरे पास है रिटन प्रेजेंटेशन। रिटन प्रेजेंटेशन जनरली डिटेल्ड होता है, इसमें मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखती हूँ और वो सब डिटेल में होता है कि उसके अंदर क्या क्या कवर होता है। मतलब टॉपिक्स तो होंगे, सब टॉपिक्स भी कवर होने वाले हैं। लास्टली मेरा जो प्लान है वो होता है इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। नाम से ही समझ में आता है, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल ऑपरेशनल प्लान है, मतलब अंदर से मैनेजमेंट किस तरीके से काम करने वाला है, उसमें डिटेल्स, प्लान्स जो भी हमारे मैनेजमेंट को चाहिए वो सब इसके अंदर लिखा होता है। जनरली ये इंपॉर्टेंट होता है मैनेजर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। इसमें 9 कंपोनेंट्स है मेरे बिजनेस प्लान के टोटल। आप याद रख सकते हैं मैप ऑफ OBHMI से। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम अलग अलग सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए इंट्रोडक्टरी कवर पेज, जिसके अंदर हम बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। आपने अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे तो उसमें एक इंट्रोडक्टरी पेज होगा ही होगा। तो हमारे बिजनेस प्लान का भी पहला पेज क्या होने वाला है, इंट्रोडक्टरी। सेकेंड हमारे पास है बिजनेस वेंचर। इसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, उसका नेचर क्या है, हम काम क्या करने वाले हैं। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या होगा, मतलब स्टाफिंग किस तरीके से होने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है। प्रोडक्शन प्लान, क्या मैं प्रोडक्ट को बनाऊंगा या फिर कहीं से लेकर आऊँगा, बनाऊंगा तो उसकी स्टेजेस क्या होने वाली हैं, लेबर इंटेंसिव होगा, कैपिटल इंटेंसिव होगा, XYZ, वो सारी डिटेल इसके अंदर रहेगी। ऑपरेशनल प्लान, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, मेरा बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करता है, वो सब इसके अंदर होगा। HR प्लान, इसके अंदर मेरे सारे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि मेरे को कैसे रिसोर्सेज की ज़रूरत है या फिर किस टाइप के लोगों को मैं हायर करने वाला हूँ, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, और उनको हायर करने का तरीका क्या होगा, हायरार्की क्या होने वाली है, एटसेट्रा।
मार्केटिंग प्लान के अंदर हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग के प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होने वाली है कि हम प्रोडक्ट को बेचेंगे किस तरीके से। फाइनेंशियल प्लान में हम बात करेंगे कि पैसा कहाँ से आने वाला है और हमारे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो किस तरीके से मैनेज होगा। इसके अलावा आप मिसलेनियस या अपेंडिक्स में यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ की डिटेल के लिए या डिस्क्रिप्शन के लिए, तो मिसलेनियस के अंदर ये चीज़ें आ जाएगी। अब एक एक करके हमको सारा पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल या फिर जनरल प्रोफाइल से। इसका भी एक्रोनियम है पाइस, इससे आप याद रख सकते हैं। मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या कवर होगा। सबसे पहले मेरे पास एंटरप्रेन्योर्स बायोडेटा है। इसके अंदर हम बताएंगे कि हमारा एंटरप्रेन्योर कौन है, उसकी स्किल्स क्या क्या है, उसके पास नॉलेज क्या क्या है, उसकी डिग्रीज क्या क्या है। तो बेसिकली मुझे इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल में इंट्रोडक्शन देना है किसका, एंटरप्रेन्योर का, जो कि बिजनेस लॉन्च करने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कौन है, कहाँ रहता है, प्रमोटर की डिटेल्स, मतलब ज़रूरी नहीं है एक ही पर्सन प्रमोटर हो, मल्टीपल प्रमोटर्स भी हो सकते हैं। उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, अगर पार्टनर्स हैं दूसरे तो उनके नाम और उनकी भी सारी मुझे डिटेल्स यहाँ पर बतानी पड़ेगी। सेकेंडली मेरे पास है इंडस्ट्रीज प्रोफाइल। इंडस्ट्री प्रोफाइल में आपके बिजनेस के बारे में आप बात करेंगे। पहले आपने बात की एंटरप्रेन्योर के बारे में, नेक्स्ट आप बात करने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एंटरप्राइज का टेलीफोन नंबर मतलब कम्युनिकेशन डिटेल्स, बिजनेस का नेचर क्या है, ब्रांचेस या सिस्टर कंसर्न्स हैं क्या, एग्जीक्यूटिव समरी आपको देनी है 3 to 4 पेजेस की। ये याद रखिएगा, अलग से इसके ऊपर भी क्वेश्चन डायरेक्टली काफ़ी बार आ जाता है कि एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है, तो एग्जीक्यूटिव समरी भी आपको इंडस्ट्री प्रोफाइल के अंदर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, कंपनी फॉर्म में है, तो जिस भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। प्रोडक्ट डिटेल्स में आप बेसिकली बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी रेंज क्या है, प्राइजेस क्या होने वाले हैं, स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट डिटेल्स में। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर या फिर बिजनेस वेंचर, इसका सिर्फ एसपी ही है। बेसिकली इसमें आप बताने वाले हैं कि मेरे बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट क्या है, साथ में मेरे बिजनेस का साइज, स्कोप, नेचर, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मतलब मेरा बिजनेस क्या है वो मैं बताने वाला हूँ किसके अंदर, वेंचर डिस्क्रिप्शन के अंदर। 2 की एलिमेंट्स है इसके हमारे पास, लोकेशन, साइट क्या होने वाली है, अगर आपका बिजनेस जो जिस प्रॉपर्टी पे है वो आपकी खुद की है तो आपको यहाँ पर उसका प्रूफ देना पड़ेगा, आपको उसकी रजिस्ट्री की कॉपी देनी पड़ेगी। अगर रेंटेड है तो उसमें आपको रेंट की एग्रीमेंट देनी पड़ेगी, लीज पे तो लीज एग्रीमेंट देना पड़ेगा, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी भी देना पड़ेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो आपको मिलेगा अपने सिटी की, लोकल एरिया की। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है साइट डिटेल्स में। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आप बताएंगे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे बिजनेस के क्या क्या है, मतलब मेरा रॉ मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, यूटिलिटीज़ क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल का मैंने सर्टिफिकेट लिया है या नहीं। रॉ मटेरियल में आप अपने सारे रॉ मटेरियल्स की इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका मटेरियल आता कहाँ से है। लेबर में आप बताएंगे कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए, उनकी ट्रेनिंग आप किस तरीके से देते हैं। फिर इसके बाद आप यूटिलिटीज़ बताने वाले हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में बताएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल में बेसिकली आपको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पे ही ध्यान रखना है कि आपके यहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन का सिस्टम क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, सामान कैसे आता है कैसे जाता है, आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स किस किस टाइप के हैं, उसमें कितना खर्चा किया है, वो कितना हो सकता है वेस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये भी चीज़ें आपको बतानी है। प्रोडक्शन का प्रोसेस, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कैसे टाइप का आपके पास प्लांट है, ये सारी डिटेल्स आपको बतानी है कहाँ पर, बिजनेस प्लान या फिर बिजनेस वेंचर प्लान के अंदर। अब ये सब जो मैंने किया वो क्यों किया, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, इतनी डिटेल देने की ज़रूरत क्या है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं मेरी डिटेल्स बताने के। बाद में जाकर कोई दिक्कत आती है तो एंटरप्रेन्योर सिक्योर्ड है कि मैंने तो सब कुछ पहले से बताया था। दूसरी बात, एंटरप्रेन्योर असेस कर सकता है और इवैल्यूएट कर सकता है कि मैंने जो आइडिया बनाया वो फीजिबल है भी या नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया बिजनेस प्लान इसीलिए बना रहे हैं कि आपको वायबिलिटी ऑफ आइडिया की बेसिकली टेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे पास 2 ही हैं। आने वाले डिजास्टर्स कुछ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो आप उससे पहले ही बच सकते हैं कि मैंने तो पहले ही बता दिया था। दूसरी बात, आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सबसे पहला प्लान है प्रोडक्शन प्लान। शॉर्ट ट्रिक याद करने की, प्लान योर वर्क से आप याद रख सकते हैं। प्रोडक्शन प्लान इज बेसिकली कि मेरा प्रोडक्शन किस तरीके से होने वाला है, मैं क्या क्या करता हूँ। इसमें मेरे 4 कंसिडरेशंस हैं। व्हाट वर्क शैल बी डन, करना क्या है, कैसे करना है,
और किस तरीके से कौन काम करने वाला है, ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ बतानी है, प्रोडक्शन प्लान के अंदर बतानी है। प्रोडक्शन ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो इसमें आपको क्या क्या लगने वाला है, एनर्जी लगेगी, कैपिटल लगेगा, मैन पावर लगेगा और मशीनरी लगेगी। तो इन सब के बारे में डिटेल्स आप कहाँ पर बताएंगे, प्रोडक्शन प्लान के अंदर बताएंगे। दूसरा, बहुत कॉम्प्लेक्स और टीडियस प्रोसेस है, तो आपको वेल प्लानिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। तीसरा, नेचर ऑफ वेंचर भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि नेचर ऑफ वेंचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको शॉप डाल रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। प्रोडक्शन प्लान डिपेंड करता है आपके इंडस्ट्री के साइज़ के ऊपर भी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, NPC से आप याद रख सकते हैं। प्रोडक्शन प्लान के कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला हमारे पास है नो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व। अगर आपके बिजनेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं तो ये सेक्शन पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। क्या मैंने आपको जस्ट अभी ये बात बताई थी। प्रोडक्शन प्लान की ज़रूरत आपको जब पड़ेगी जब आप कोई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। अगर आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं ही नहीं तो आपको प्रोडक्शन प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, पार्शल मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी कि आप खुद काम करते हैं, किसी से आउटसोर्स करते हैं। अगर पार्शल मैन्युफैक्चरिंग है तो भी आपको बताना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कि क्यों उसको कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया, आपका कॉस्ट एंड टाइम उसमें क्या लगना है और आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग में, आप याद रखिए, नो प्रोडक्शन में आपको कोई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। पार्शल में आपको कुछ चीज़ें बतानी है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम होता है तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग में आपको सारी डिटेल्स देनी है कि आपका प्लांट लेआउट कैसा है, मशीनरी कौन सी, इक्विपमेंट कौन से, रॉ मटेरियल और सप्लायर्स कौन है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कितनी है और फ्यूचर में आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। इसका मतलब अभी से लेकर मुझे कब तक का बताना है, फ्यूचर तक के बारे में, मेरा पूरा प्रोडक्शन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिटेल बताना है। कहाँ पर, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग वाले में। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोडक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आप एक बजट एस्टिमेशन निकाल सकते हैं और आपको एक प्रोडक्ट एस्टिमेट हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि मेरा खर्चा कितना होने वाला है। दूसरी बात, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। आपने ऊपर ही बताया था, अगर आप कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व तो वहाँ पर आपको बताना है कि फ्यूचर में मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अब ये चीज़ें प्लानिंग है, हाँ, तो याद रखिएगा प्लानिंग में ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें वो बतानी है जो होंगी ही होंगी, ये चेंज भी हो सकता है। ये मैंने डिसाइड किया है कि ऐसा होना चाहिए, बट अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो हो सकता है मुझे, मैंने बताया था, एक मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी बट प्रैक्टिकली 2 की ज़रूरत पड़ जाए, तो चेंजेस हो सकते हैं, इट इज़ ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग मेथड एंड प्रोसेस इन्वॉल्व। आप काम किस तरीके से करते हैं, आपकी मेथड क्या है और आपका प्रोसेस क्या क्या फॉलो होता है। नेक्स्ट मेरे पास है प्लांट लेआउट। आपके बिजनेस में प्लांट का लेआउट क्या है ये भी आपको बताना है, किसके अंदर, प्रोडक्शन प्लान में। तो आपको कहीं ना कहीं ये सब कुछ खुद भी पता चल जाएगा, आप डिसाइड भी कर लेंगे और आप बता भी सकते हैं। आप एक बार रीड कर लिएगा, picturizing ahead every step in a long series of separate operations, each step to be taken in the right place and the right degree and at the right time and each operation to be done at the maximum efficiency। ये मेरी ज़रूरत है किस लिए, प्रोडक्शन प्लान को बनाने के लिए, कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिसाइड कर लूँ, सही काम सही समय पर सही जगह पर सही पर्सन कर ले, तो मेरी प्रोडक्शन में क्या होगा, एफिशिएंसी क्रिएट होगी। इसीलिए मुझे किसकी ज़रूरत है, प्रोडक्शन प्लान की ज़रूरत है। नेक्स्ट मेरे पास है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान का स्कोप क्या है, आप अगेन प्रोडक्शन शेड्यूल बना सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन की प्लानिंग में आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसकी, प्रोडक्शन प्लान की। आप प्लान कर सकते हैं कि आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, क्योंकि आप अपनी बेसिकली प्रोडक्शन को प्लान आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स आपको पता चल सकती हैं, प्लांट लेआउट पता चल सकता है, इसमें आप अरेंज कर सकते हैं मशीनरी आपके प्लांट के लेआउट के हिसाब से कि इतनी जगह में ये चीज़ आ सकती है या फिर इस चीज़ को मैं चेंज करके दूसरा क्या लेकर आ सकता हूँ। टाइम, मोशन एंड वर्क स्टडी अगेन इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइम स्टडी में आपको पता चलता है कि कितना टाइम चाहिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मोशन स्टडी में हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। वर्क स्टडी में कितना टाइम लगता है किस काम को करने के लिए, कितने लोग, किस कैटेगरी के लोग कैसे काम कर सकते हैं। जैसे आप जेंडर वाइज देखेंगे काफ़ी बार होता है फीमेल्स को पैकेजिंग और ये सब में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जबकि मेल्स को इन्वॉल्व किया जाता है मैनुअल काम जो ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो आपको डिसाइड करने में बेसिकली हेल्प हो जाएगी किसके अंदर, प्रोडक्शन प्लान में, ठीक है।
नेक्स्ट मेरे पास है मैन पावर रिक्वायरमेंट, आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, और इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट मतलब कितने सामान की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये क्या था हमारे पास, स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लान, कहाँ कहाँ ज़रूरी है, किस किस चीज़ में प्रोडक्शन प्लान मेरी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट मेरे पास है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान में हमारे पास है वर्क योर प्लान, मतलब ऑपरेशन में आप बताने वाले हैं कि मेरा जो बिजनेस का स्मूथ फ्लो होने वाला है, जो फ्लो होने वाला है वो कैसा हो, कोऑर्डिनेटेड हो। इसीलिए मैं क्या बनाने वाली हूँ, अपना ऑपरेशनल प्लान बनाने वाली हूँ। मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं वो मुझे पता चलेगा किसके अंदर, ऑपरेशनल प्लान के अंदर। इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है मेरे पास। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरे पास है कि जो मैं मैन्युफैक्चरिंग इज रिजल्ट चाहता हूँ, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के केस में मुझे एज इट इज़ मिल जाए। आप खुद सोचिएगा, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस हिसाब से काम करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस हिसाब से काम करेगा, वो किस हिसाब से प्रोड्यूस करे, उसको सेल्स डिपार्टमेंट बताएगा कि इतने ऑर्डर्स हैं या इतने ऑर्डर्स एस्टिमेटेड हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान कहाँ से लेगा, परचेज डिपार्टमेंट से लेगा। परचेज डिपार्टमेंट ही मुझे रॉ मटेरियल लाकर देने वाला है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अकेले को 2 लोगों से काम करना है, काम लेना है। सेल्स डिपार्टमेंट या फिर हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि प्रोडक्शन कितना करना है। तो इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, मतलब फॉर एग्जांपल सेल्स में मेरे पास ऑर्डर है 2000 यूनिट का, मैंने प्रोडक्शन किया है 1000 यूनिट का, यहाँ पे मैं लैक करूँगी 1000 यूनिट से, प्रोडक्शन में टाइम जाएगा, कस्टमर टूट सकता है। इसीलिए मुझे किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ये सब मैं कहाँ बनाऊँगी, कोऑर्डिनेशन के लिए एक प्लान है स्पेसिफिकली विच इज़ ऑपरेशनल प्लान। तो यहाँ पर हम सारे ऑपरेशन स्मूथली काम करें, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो, इसीलिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ रही है, ऑपरेशनल प्लान की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मुझे क्यों ज़रूरत पड़ रही है, मैं जैसा क्वांटिटी चाहता हूँ, जैसी क्वालिटी चाहता हूँ, वैसी मुझे मिले किसके अंदर, मेरे पूरे बिजनेस के अंदर, इसीलिए मुझे किसकी ज़रूरत है, ऑपरेशनल प्लान की। सेकेंडली मैं चाहता हूँ एक ऑर्डरली फ्लो ऑफ मटीरियल हो, मतलब रॉ मटीरियल में कोई वेस्टेज ना हो, मुझे ऑर्डरली फ्लो मिल जाए। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूस प्रोडक्शन। मैंने आपको अभी भी बताया, मुझे ऑर्डर्स पहले से पता चल जाएंगे तो मैं उस हिसाब से डिसाइड कर सकती हूँ। तो ऐसा ना हो कि वेस्टेज ज़्यादा हो या फिर कम बन जाए, तो मैं कम या ज़्यादा दोनों सिचुएशन में नहीं आना चाहती, मैं एक ऑप्टिमम सिचुएशन में आना चाहती हूँ। इसलिए किसकी ज़रूरत है, ऑपरेशनल प्लान की। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इंजीनियरिंग, परचेज एंड प्रोडक्शन। सेम पॉइंट मैंने आपको जस्ट भी बताया, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन पॉइंट से कस्टमर पॉइंट तक, मैंने बना लिया से लेके बेच दिया, बेचना किसको है, कस्टमर को। कस्टमर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डील करेगा क्या, नहीं, सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट डील करने वाला है। तो यहाँ से सामान बनाने से लेकर सामान बेचने तक में कोऑर्डिनेशन जमा हो, वो भी मुझे बताएगा कौन, प्रोडक्शन ऑपरेशनल प्लान। फिर हमको एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस और क्या हमारी क्वालिटी है, क्या लोग हमसे चाहते हैं, एक्सपेक्टेड क्या और हम क्या बना रहे हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल में भी हमारी हेल्प होगी। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हमारे रिसोर्सेज हो, हमारी पॉलिसीज सही सही बनी हो, इसलिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशनल प्लान की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। 5 चीज़ों के बारे में हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, अच्छी क्वांटिटी हो, सही क्वांटिटी हो, हम ना लैक करें, ना हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो, हमारी क्वालिटी वैसी हो जैसी कस्टमर डिज़ायर करता है, हमारी टाइम भी बचे, मतलब ऐसा ना हो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि ओवर प्रोडक्शन हो जाए। प्लेस, मतलब कहाँ पे मेरा प्रोडक्शन होने वाला है और कहाँ पे मुझे सामान डिलीवर करना है, मेरा खर्चा कितना है बनाने में भी और सामान को कस्टमर तक पहुँचाने में भी, ये सारे पॉइंट्स मुझे ध्यान रखने हैं किसके अंदर, ऑपरेशनल प्लान के अंदर। कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास ऑपरेशनल प्लान के, ये रिपीट हो गया है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान में एक्रोनियम से याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं रहता तो आपको याद तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सबसे पहले हमारे पास है रूटिंग। रूटिंग में बेसिकली हम प्रोडक्ट के पाथ या सर्विस के पाथ को डिसाइड करते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड बनने तक का हमारा प्रोसेस क्या है, कैसे हमारा प्रोडक्ट रूट होता है। ऐसा तो नहीं है कि 2-3 फैक्ट्रीज हैं, एक जगह रॉ मटेरियल होता है फिर उसको भेजने का खर्चा अलग होता है, तो मुझे एक रूटिंग डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस तरीके से मेरा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा, मुझे शेड्यूलिंग की बात करनी है, मुझे डे, डेट, टाइम एक्सेट्रा फिक्स करना है कि कब तक मेरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, मुझे एक डेडलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर डिस्पैचिंग, सामान बन तो गया,
डिस्पैच किसके हिसाब से होगा, मेरे पास ऑर्डर आएगा तो उस हिसाब से सामान को डिस्पैच करना है, तो मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जो है उनको ध्यान में रखते हुए काम करना है। नेक्स्ट मेरे पास है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब आपने जो भी काम किया है उसका एक फॉलोअप लेना पड़ेगा, काम सही था, गलत था, सही था तो उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है क्या, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पर देखनी, अगर कोई एरर आई तो वो किस तरीके से सही की जाए, हम उसको रेक्टिफाई कैसे करें, गलतियाँ वापस से ना हो, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है किसके अंदर, फॉलोअप के अंदर। फॉलोअप में कुछ एलिमेंट्स है जो एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखने हैं। आपको रिव्यू करने के लिए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि आप मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एक्सेट्रा को किस तरीके से रिव्यू करते हैं। हो सकता है आप खुद ना कर पाएँ तो आपको यहाँ पर एक्सपर्ट रखने की भी ज़रूरत पड़े। फिर आपको तरीके निकालने पड़ेंगे कि परफॉर्मेंस किस तरीके से काम कर रहा है, और ऐसा तो नहीं है हम टाइम लैग कर रहे हैं या फिर हमारे पास कुछ तरीके से लैगिंग हो रही है। अगर प्रोडक्शन में कोई टाइप के ऑब्स्टिकल्स हैं तो उसको रिमूव करने के लिए भी हमें काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में बेसिकली मुझे इंस्पेक्ट करना है कि क्या काम सही तरीके से हो रहा है, जैसा रॉ मटेरियल सोचा था वैसा आया, जैसा प्रोडक्शन सोचा था, जैसा डिजायर्ड आउटपुट था क्या वैसा आया। तो इंस्पेक्शन में बेसिकली मुझे स्टैंडर्ड्स बनाने हैं और उसके हिसाब से कंपैरिजन करना है। फिर आखिरी मेरे पास है शिपिंग। शिपिंग में बेसिकली मुझे देखना है कि प्रोडक्ट को मैंने किस तरीके से शिप किया है, मेरे पास से प्रोडक्ट कस्टमर के पास तक किस तरीके से पहुँचा है। देखिए प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक सामान क्या उस तरीके से पहुंचा है जो एफिशिएंट है, दूसरा क्या मैंने प्रॉफिट कमाया, ऐसा तो नहीं मेरा उसमें नुकसान हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लान में इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान में कुछ फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला मेरे पास है नेचर ऑफ वेंचर। नेचर ऑफ वेंचर मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑपरेशनल प्लान को स्ट्रॉन्ग होना होगा। अगर ये सब नहीं है तो ऐसे ऑपरेशन स्मूथ ही चलने वाले हैं, वैसे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो नेचर ऑफ वेंचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा किसका, ऑपरेशनल प्लान का। टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट में आप रॉ मटेरियल से लेके वर्क इन प्रोग्रेस से लेके फिर आप फिनिश गुड तक जाते हैं, मल्टीपल स्टेप है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है या बैच मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस टाइप की है, आपके ऑपरेशन के स्केल क्या है, लार्ज लेवल पे या स्मॉल लेवल पे। ठीक है, टेक्नोलॉजी कितनी इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, ऑपरेशनल प्लान के ऊपर। अगेन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगेन सेम पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास। फिर हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के अंदर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग है तो किस टाइप के गुड्स की है, उसमें मुझे A to Z नेचर बताना पड़ेगा। उसके अंदर भी मुझे बताना है कि क्या मैं होलसेल का काम करता हूँ, क्या मैं रिटेल का करता हूँ, क्या मैं सर्विसेज को देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब हम बताते हैं वो आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के अंदर। इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, मतलब कि आपका बिजनेस किसी प्रोडक्ट को बनाता है। होलसेल के अंदर आप आ जाते हैं बल्क डीलिंग में, रिटेल में आ जाते हैं आप स्मॉल डीलिंग में, मतलब आप फाइनल कंज्यूमर से डायरेक्टली डील करते हैं। और सर्विस के अंदर आप आ जाते हैं इनटेंजिबल चीज़ों के अंदर। टेंजिबल है तो प्रोडक्ट में हो सकती है 3 कैटेगरी, या तो आप बनाते हैं या आप बल्क डीलिंग करते हैं, आप स्मॉल लॉट्स में डील करते हैं। बल्क डीलिंग होलसेलर, स्मॉल लॉट्स रिटेलर। ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मेरा जो बिजनेस का तरीका है वो कुछ और भी हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, और इन सब का अलग अलग इम्पैक्ट है टैक्सेस के ऊपर, लाइबिलिटी के ऊपर, कंटिन्यूटी के ऊपर, फाइनेंसिंग के ऊपर और ओनरशिप के ऊपर। मुझे लगता है ये सारे पर्सपेक्टिव आपको पार्ट ए से अब क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी है, HUF में लाइबिलिटी कैसी है। मुझे लगता है ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान मतलब इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, अथॉरिटी की लाइन होनी चाहिए कि सुपीरियर लेवल पे कौन है, जूनियर लेवल पे कौन है। आपको एक हायरार्की बतानी पड़ेगी कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है। नेम्स, डेजिग्नेशन एक्सेट्रा, मतलब सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। स्टेक ऑफ मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी का स्टेक है क्या, स्टेक का मतलब शेयर है क्या, ओनरशिप है क्या, तो उसकी डिटेल भी आपको बतानी पड़ेगी। सभी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स होती है तो क्या आपके पास उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई डिपार्टमेंट है या कोई पर्सन ऑथोराइज्ड है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। आप कितना पेमेंट देते हैं, सैलरी का, वेजेस का, ये बताना पड़ेगा। किसी के पास वोटिंग राइट्स हैं या कंट्रोलिंग राइट्स हैं, ये भी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के अंदर।
फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में आप बेसिकली बताएंगे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल तो आप बता रहे हैं, बट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है, किस टाइप के लोग हैं और क्यों मुझे वो चाहिए। तो आपको एंटरप्राइज के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली यहाँ पर पता चल जाएगा। दूसरा, रिप्रेजेंटिंग द एटीट्यूड, बिहेवियर, ड्रेस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है या कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन मिल जाएगा मुझे थ्रू बिजनेस प्लान। मेरे पास है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान में मैं बेसिकली बात करती हूँ फाइनेंसेस के बारे में, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पर पैसा लगेगा, कितने पैसे की ज़रूरत है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी से भी पैसा लेती हूँ तो मुझे उसको बदले में कुछ देना पड़ेगा। अगर मैंने शेयर्स रेस किए हैं तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर मैंने लोन्स लिए हैं, भले फॉर्मल लिए हो इनफॉर्मल लिए हो, मुझे बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर लिए हैं, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ पर जाएगा, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर बताने वाले हैं फाइनेंशियल प्लान में। तो इसके अंदर बेसिकली आप बताते हैं कितने पैसों की ज़रूरत है, पैसा आएगा कहाँ से, पैसा बटेगा किस तरीके से, आपके खुद के पास कितना कैश है, ये सारी चीज़ें आप किसके अंदर बताते हैं, आपके फाइनेंशियल प्लान के अंदर बताते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। इसमें आपको सभी टाइप की रिक्वायरमेंट्स को असेस कर लेना है कि लोगों को सैलरी कितनी देनी है, रॉ मटेरियल की कितना लाना है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्चा होने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको देख लेना है कि मुझे किन चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। टाइमली अवेलेबिलिटी हो, इसके लिए आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और सोर्सेज को असेस करके रखना पड़ेगा। असेसमेंट आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि फ्री का पैसा है, आपको पैसे के बदले में पैसा ज़्यादा करके देना पड़ेगा। 1 लाख लिया है तो ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। तो आपको असेसमेंट जो करना है वो स्टैंडर्ड असेसमेंट करना है, एग्जैक्ट असेसमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो फाइनेंशियल प्लान है वो आप पोटेंशियल इन्वेस्टर को भी बताते हैं। तो आपको इसके लिए भी बताना है कि आप डेट रेस कर रहे हैं, इक्विटी रेस कर रहे हैं। आपने अगेन शार्क टैंक में ये पॉइंट सुने होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। और पोटेंशियल इन्वेस्टर आपको असेस करेगा इस बेसिस पे कि आपका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, या जो भी चीज़ें आपकी हैं, तो आप कितना डेट रेस करते हैं, कितना इक्विटी है, कितनी ओनरशिप डाइल्यूटेड है, कितनी लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इन जनरल द फाइनेंशियल प्लान विल नीड 3 years ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल डेटा टू सेटिस्फाई एनी आउटसाइड इन्वेस्टर। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इन्वेस्टर आप पे भरोसा क्यों करेगा। अगर आप कोई फ्रेशर हो तो आप पे कोई भरोसा नहीं करने वाला, क्योंकि आपके पास कोई एस्टिमेट ही नहीं, आपके पास कोई एवरेज फिगर्स ही नहीं है कि इतना खर्चा मेरा होता है या मैंने ये चीज़ करके देखी है। तो इसीलिए आपको अप्रॉक्स 3 years का डेटा तो चाहिए ही होगा। नेक्स्ट मेरे पास है कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लान, IFCIBEB। आप याद रखना चाहें तो इससे रख सकते हैं। प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, पैसा मैं कहाँ पर लगाऊंगा, पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा, मेरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैसी है, मेरा कैश फ्लो कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ये सिचुएशन मुझे बतानी पड़ेगी कि कहाँ पर मेरा कितने स्टॉक पर कितनी लिमिट पर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आती है। इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है किसके अंदर, फाइनेंशियल प्लान के अंदर। फाइनेंशियल प्लान सबसे बड़ा प्लान है हमारे सारे के सारे प्लान्स में से। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं ROI की। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपसे अभी बोला प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में पैसा उठा तो रही हूँ, पर मैं इन्वेस्ट किस तरीके से करूँगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने 1 लाख रुपए मार्केट से उठाए हैं, अगर मैंने 1 लाख रुपए मार्केट से उठाए हैं, मुझे इसमें ब्याज देना पड़ेगा। मान लेते हैं 1,10,000 का मुझे ब्याज देना है, तो साल भर में अगर मुझे 10,000 का ब्याज देना है तो कम से कम मैं इसको रूट करके 12,000 तो कमा लूँ, मतलब 2,000 का मेरा प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस मुझे बताने पड़ेंगे कि मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करती हूँ, मेरा पैसा किस तरीके से सर्कुलेट होकर ज़्यादा होकर मेरे पास आता है। तो मेरे पॉसिबल रिटर्न्स की बेसिकली मुझे बात करनी है। आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे फिक्स्ड एसेट की बात करनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की बात करनी पड़ेगी। अगर आपके बिजनेस में आपको वर्किंग कैपिटल के लिए ही लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो, फिक्स कैपिटल के लिए पड़ती है तो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है। तो ये पैसा आप कहाँ लगाने वाले हैं, ये आपको सारी चीज़ें किसके अंदर बतानी है, फाइनेंशियल प्लान के अंदर बतानी है।
नेक्स्ट मेरे पास है आपको सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बताना पड़ेगा कि पैसा लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कितना चाहिए, मशीन के लिए कितना चाहिए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, XYZ मुझे सारी चीज़ें बतानी है कि पैसा किस लिए चाहिए, कितना चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। किसके अंदर? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर। दूसरा मेरे पास है फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस बात करते हैं बेसिकली सोर्सेज की। अगेन BST लास्ट ईयर अगर आपका कॉमर्स होगा तो आपने बिजनेस के सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में ये पढ़ा होगा कि एक बिजनेस को मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप कंपनी फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है मेरे बिजनेस को स्टैंडर्ड चलाने के लिए। दूसरा मेरे पास जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो ओनर्स फंड है और बोरोड फंड्स है। मतलब या तो मैं ओनरशिप डाइल्यूट करके पैसा उठा लूँ किसी से, या फिर मैं किसी और से ब्याज पर पैसा ले लूँ। अगर मैं ब्याज में जाती हूँ तो मेरा डेट लेवल बढ़ने वाला है, ओनर्स में जाती हूँ तो मेरा ओनरशिप डाइल्यूट होने वाला है। तो ओनरशिप, जो ओनर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसका काम है कि वो एक ऑप्टिमम सिलेक्शन करे, ना इक्विटी ज़्यादा हो। अगर इक्विटी ज़्यादा होगी तो मेरा शेयर कम हो जाएगा, मेरी ओनरशिप डाइल्यूट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर डेट ज़्यादा होगा तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी मेरे ऊपर ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, फिर हमारे पास है नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट। इसमें आपको 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये तीनों प्रॉफिट्स के बारे में आप बात करेंगे कि आपका प्रॉफिट जब से बिजनेस आपने खड़ा किया है तब से कितना कितना है। आपको यहाँ पे क्वार्टरली भी बताना पड़ सकता है और ईयरली भी बताना पड़ सकता है। तो सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, प्रॉफिट कहाँ से आएगा मेरा? प्रॉफिट कहाँ से आएगा किसी भी बिजनेस का? उसको सेल्स माइनस कॉस्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मुझे सेल्स की सारी डिटेल्स देनी है, फिर उसमें से मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो आपको बताना है कि सेल फॉरकास्टिंग आप किस तरीके से करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, इंडस्ट्री सेल्स करते हैं, या सर्वे करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। जो भी तरीका आप फॉलो करते हैं आपको उसमें बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि मैं क्या क्या करता हूँ। अगेन इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है कि सेल्स फॉरकास्टिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कैश फ्लो। कैश फ्लो में आप बताने वाले हैं कि कैश का इनफ्लो कितना होता है, आउटफ्लो कितना होता है। अलग अलग एक्टिविटीज़ आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा अगर अगेन आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपको बेसिकली बताना पड़ेगा कि कैश फ्लो कितना है आपका, रिसीट्स कितनी है, इनफ्लो कितना हुआ, और पेमेंट्स कितनी है, आउटफ्लो कितना हुआ। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस से। कैश फ्लो कैसे आता है? कैश रिसीट माइनस कैश पेमेंट से। मुझे लगता है इसके बारे में हम सब ऑलरेडी जानते हैं, तो ऐसे मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसमें मैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करती हूँ। तो ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पर जिस पॉइंट पर मेरे पास ना कोई प्रॉफिट होने वाला है ना कोई लॉस होने वाला है, वो मेरे लिए ब्रेक इवन पॉइंट होगा, BEP। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होने वाली है एट द लेवल ऑफ गिवन कैपेसिटी, तो वो हो जाएगा मेरा BEP। ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अगेन ये क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कम से कम इतना लेवल तो मुझे अचीव करना है। इससे ऊपर करूँगी तो प्रॉफिट होगा, इससे नीचे करा तो लॉस हो जाएगा। तो मुझे एक स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि एटलीस्ट मुझे इतना काम तो करना है। दूसरा, प्रॉफिट्स के हिसाब से चेंज इन क्वांटिटी कितनी होती है, सेलिंग प्राइस मैं असेस कर सकती हूँ BEP के लेवल पे, और प्रॉफिटेबल ऑप्शंस मुझे पता चल जाएंगे कि इससे ऊपर अगेन जितना मैं कमाती हूँ वो मेरे लिए सरप्लस ही होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। इसमें आप बता सकते हैं कि इकोनॉमी में आपके बिजनेस क्या क्या इम्पैक्ट है, आप सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपने कितनी हेल्प की है, आपके बिजनेस ने बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितनी हेल्प की है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में आपने क्या हेल्प की है। मतलब आपका हो सकता है ना प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी हो जो कि इंपोर्ट के कंपैरिजन में आप खुद इंडिया में बना रहे हो या अपने देश में बना रहे हो तो हेल्पफुल हो। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में आपने क्या मदद की है। एंसिलरेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन आपने सोसाइटी के लिए या अपने देश के लिए क्या किए हैं उसके बारे में आप बात करेंगे किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट बट ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में आप बात करने वाले हैं कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरीके से आप असेस करते हैं, किस तरीके से आप लेकर आते हैं, किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया अगेन कि मैनुअल लेबर में हो सकता है आपको अनस्किल्ड भी चल जाए, है ना। हो सकता है आपको जो टेक्निक जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ज़्यादा वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़े, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हो। तो डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें आपको किसके अंदर बतानी है, मैन पावर प्लानिंग के अंदर बतानी है। सबसे पहले आप बताएंगे किस टाइप के लोगों की आपको ज़रूरत है,
क्या उन लोगों को मैं हायर करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्या किसी सुपरवाइजर की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप किसके अंदर बताएंगे, मैन पावर प्लानिंग के अंदर। दूसरा, पहले तो आपने बता दिया कि मुझे किस टाइप के लोग चाहिए, दूसरा आप ये बताएंगे कि कितने लोग चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्शन कितने घंटे काम करता है, मशीनरीज कितना टाइम आपको हेल्प करती है, आप बिजनेस कितने देर के लिए चलाते हैं, 24 घंटे फैक्ट्री चलती है तो क्या वो लेबर शिफ्ट में काम करने को तैयार है, मतलब नाइट शिफ्ट के हिसाब से अलग होंगे, एफिशिएंसी के हिसाब से आपको अलग जजमेंट करना पड़ेगा, तो कितने लोगों की ज़रूरत आपको पड़ती है, आपको सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है। मेन काम करते हैं तो कितना, फीमेल काम करती है तो कितना, स्किल्ड काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है, अनस्किल्ड करते हैं तो कितना, लेबर टर्नओवर का रेट कितना है, क्या लोग टिकते हैं, इसके अलावा एब्सेंटिज्म कितना एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करते हुए डिसाइड करना है, ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है कि कितने लोगों की ज़रूरत है। अब मैंने लोग तो डिसाइड कर लिए कि मुझे इतने लोग चाहिए, पर वो लोग आएंगे कहाँ से, इसके लिए भी मुझे उनको प्रोक्योर करने के लिए या हायर करने के लिए हो सकता है किसी एचआर की ज़रूरत पड़े, तो उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा और ट्रेनिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ पर बताने वाली हूँ, मैन पावर प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में हम डिटेल्स बता दें कि हमारी मार्केटिंग कैसे होती है। ये आंसर करता है हमारे 3 बेसिक क्वेश्चंस को। सबसे पहला हमारे पास है वेयर हैव वी बीन, हम अब तक कहाँ थे, तो हमको हमारी हिस्ट्री ध्यान में रखनी, क्या लोग हमें जानते हैं, उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस डिसाइड करनी है और फिर हमको फाइनली हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देनी है। हम कहाँ थे, हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम वहाँ कैसे जाएंगे, तो हमको गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, 12 मंथ्स में, 1.5 ईयर में, वॉट एवर टाइम पीरियड में मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने बिजनेस को कहाँ देखती हूँ, तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं देखूँगा मैं कहाँ था, तो उसके हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि अरे वाह ऑलरेडी लोग मुझे जानते हैं तो मुझे ऐसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बट लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मुझे रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे कितना रिकॉग्निशन चाहिए। फिर मैं देखूँगी कि मैं किस तरीके से वहाँ पर जा सकती हूँ। तो मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है वेयर वी हैव बीन, हम अब तक कहाँ थे, तो आपने को खुद की एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल देखनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करना है, देखना है कि हम किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। अगर हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम किसी की किस नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम उस हिसाब से असेस कर सकते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होगा। तो ये सब मुझे देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर का, मार्केटिंग सेगमेंटेशंस देखनी पड़ेंगी, तब मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि मेरा बिजनेस कहाँ था। सेकेंडली मैं देखूंगी टारगेट मार्केट क्या होगा मेरा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं ये आइडेंटिफाई करने में मेरे लिए ईज रहता है कि मेरे प्रोडक्ट में क्या कोई मैं किसी की नीड सेटिस्फाई कर रही हूँ, तो मैं बहुत ईजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मेरे बिजनेस की टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है। स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस इज बेसिकली स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके लिए मेरा प्रोडक्ट ज़रूरी है या हेल्पफुल है। ठीक है, तो मुझे जनरल मार्केट देखना पड़ेगा कि क्या मेरा प्रोडक्ट कॉमन फॉर ऑल है, अगर नहीं तो स्पेशली किसके लिए है। कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बाइंग सिचुएशंस क्या है। कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है आप किस देश में काम कर रहे हैं और क्या उस टाइप का प्रोडक्ट वहाँ पर बिकेगा। डेमोग्राफिक में देखना है कि किस एज ग्रुप के लिए या किस जेंडर के लिए आपका प्रोडक्ट रिलायबल है। साइकोग्राफिक्स में देखना है कि किस टाइप के लाइफस्टाइल के लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बाइंग सिचुएशंस में आपके पास है बाइंग कंडीशंस, मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है कि ऑफलाइन है, क्या ऑफलाइन लोग इसके लिए जाते हैं प्रोडक्ट को लेने, उस तरीके से आपको असेस करना है। यूसेज के अंदर आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट का फीचर क्या है। तो आपको बेसिकली एक सेगमेंट डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट है किसके लिए, क्या वो लोग इसे खरीदेंगे। ठीक है, फिर आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो आपको एक मार्केटिंग प्लान डिसाइड करना है जो कि आपके स्वॉट एनालिसिस पर ही काम करने वाला है। फिर आपको गोल्स बनाने की, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कहाँ देखते हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको एक टारगेट डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर अपने बिजनेस को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोचते हैं ना आप, वो एक रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि मैं बहुत हवा की बातें कर रही हूँ, मुझे रियलिस्टिक बातें करनी है, सच्चाई वाली बातें करनी है कि हाँ मैं अपने आप को यहाँ पर देखती हूँ। उस हिसाब से आपको अपने गोल्स और स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने हैं और इनको लिमिट करना है और मॉनिटर करते रहना है कंटिन्यूसली कि जो भी मैं काम करती हूँ उसका मैं ध्यान रखूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने जो चीज़ें सोची हैं वहाँ तक मैं पहुँचूंगी कैसे। तो इसके लिए मुझे मार्केटिंग के 4 P's पर काम करना पड़ेगा। मतलब मेरा प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, क्या वो कस्टमर के लिए यूज़फुल है, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। क्या मेरा प्राइस एक स्टैंडर्ड प्राइस है, मैंने आपको बताया था कि प्राइस मुझे ऐसा सेट करना है जो कि ना ही ओवर हाइप्ड हो ना ही अंदर हो। ऐसा ना हो कि लोग उसे बहुत ज़्यादा महंगा समझ के ना खरीदें, मतलब उसकी यूज़ के हिसाब से उसका प्राइस होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। सेकेंडली हमको देखना है कि ऐसा प्राइस ना हो कि बहुत ही अंडर प्राइस्ड हो। अंडर प्राइस प्रोडक्ट्स को जनरली चीप मानते हुए लोग नहीं खरीदते। प्रमोशन पे मेरी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज क्या होने वाली हैं और मेरा प्लेस क्या होने वाला है, मतलब किस तरीके से मेरा कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने वाला है, ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है किसके अंदर, 4 P's ऑफ मार्केटिंग में। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान। मैंने प्लान बना तो लिया, सब डिसाइड तो कर लिया कि इस तरीके से काम होगा। मैंने डिसाइड कर लिया मेरा काम ये है, मेरे टारगेट ऑडियंस ये है, मेरा प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ऐसे पहुँचना चाहिए, मैं 5 years में अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ, XYZ। मैंने सब डिसाइड कर लिया, बट एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, मुझे एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान रखना है। मेरी उसमें कमिटमेंट होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर को प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसका प्रोडक्शन मार्केटिंग प्लान काम कर पाएगा। नेक्स्ट मुझे देखना है कि मेरी रिस्क कैसी है, मुझे पोटेंशियल हैज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, मेरी पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या रिस्क हो सकती है। सबसे पहले मेरे बिजनेस की वीकनेस सबसे बड़ी रिस्क है मेरे लिए। दूसरी, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो मुझे भी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड अपने बिजनेस को करना पड़ेगा। दूसरी, मुझे कोशिश करनी है कि मेरी रिस्क को मैं मिनिमाइज़ किस तरीके से करूँ, मेरे पास एक प्लान बी हमेशा तैयार होना चाहिए। लास्ट मेरे पास है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर हम बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं कि कस्टमर के लेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लेटर्स, किस तरीके से मेरे कस्टमर क्या मुझसे सेटिस्फाइड हैं, उनके फीडबैक्स, कॉपीज़, कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट, प्राइमरी चीज़ें, सेकेंडरी रिसर्च का डेटा। तो बेसिकली अपेंडिक्स में मैं अटैचमेंट्स देती हूँ उन चीज़ों के जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं। कस्टमर का फीडबैक हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, या कुछ सक्सेस स्टोरीज हो सकती हैं, या प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में हो सकता है। मैंने अपनी जो मार्केटिंग रिसर्च की है उसका डेटा मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स के बारे में जो भी चीज़ें बेसिकली मुझे अटैच करनी है वो मैं कहाँ पर डालने वाली हूँ, अपेंडिक्स में डालने वाली हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे चैप्टर आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं और अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं एंड में। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बुक अवेलेबल है नोशन प्रेस पर। वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट के साथ साथ 50 के अराउंड MCQs हैं जो आपको मिलने वाले हैं। 50 MCQs अप्रॉक्स जो है वो सॉल्व ही आपको मिलेंगे हर चैप्टर के, बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल। मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।